नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी राजी पूर्वक होंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इस कहानी को शुरू करते हैं। ये आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये राजीव जी ने ये कहानी को भेजा है, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और साल 2009 की बात है। राजीव जी कहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसी घटना कभी हुई नहीं थी। मैं तो उम्मीद भी नहीं करता था कि ऐसा सब कुछ मेरे साथ में होगा। मैं कभी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, ना कभी काली शक्तियों पर यकीन करता था। मैं तो मजाक समझता था, ये सब मजाक है, झूठ है, फरेब है, ऐसा कुछ इस संसार में होता नहीं है। लेकिन वास्तव में जब इनसे मेरा पाला पड़ा ना, तब मुझे इनकी शक्तियों का एहसास हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को राजीव की ही पॉइंट ऑफ व्यू से। इस कहानी को अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर राजीव के साथ में क्या हुआ था उन दिनों में। दोस्तों, मेरा नाम राजीव है। मैं कहूँ ना कि मैं गांव का रहने वाला लड़का, और मैं अपने बलबूते पर, अपनी पढ़ाई पर, अपनी योग्यता पर एक अपना शहर में मुकाम बनाया था। मैं अपना खुद का एक छोटा सा ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा था और मैं बहुत खुश था। मेरे जो माता पिता थे ना, मेरा परिवार था, मैं एक बहन एक भाई। मेरी जो बहन थी, अब शहर में ही उनकी शादी हुआ था और उसी शहर में मैं भी अब आ चुका था। वहां से मेरी बहन का ससुराल, जहां पर मेरा घर था, जो मैंने घर बनवाया था, अब वहां से लगभग 1 घंटे की सफर पर थी। कभी कभी वो भी मेरे घर आती थी और फिर मैं भी कभी कभी उनके घर जाया करता था। मेरी एक सिस्टर की सहेली थी, उसका नाम था वंदना। वंदना जो थी ना, बहुत ही तेज लड़की थी, दिमाग का काफी तेज थी। मुझे वो आइडिया दिया था कि देखो राजीव, ये काम करो तुम, क्योंकि उसका बिजनेस माइंडेड था, बिजनेस सर्कल में काम करती थी। हाँ, वो आइडिया मुझे सूट कर गया। उसी के बताए हुए रास्ते पर मैं काम करने लगा, छोटी सी पूंजी लगा करके। आखिर वही पूंजी अब बहुत आगे बढ़ा चुका था। उसी पूंजी से अपना बढ़िया सा घर बनवाया, अपने लिए गाड़ी लिया, बैंक बैलेंस था। मैं अपने परिवार को सब कुछ देखभाल सब कुछ करता था। किसी चीज की अब मेरे पास में कमी नहीं थी। जितना था मैं उसमें ही खुश रहता था। हाँ, और पाने की चेष्टा करता था। इंसान की तो ये नियति होती है कि थोड़ा आ गया, थोड़ा और आने दो, थोड़ा और आने दो, कभी मन भरता नहीं। वैसा ही मेरी भी फितरत थी। मैं भी सोचता था कि ये तो थोड़ा सा है, कुछ और आने दो, अभी मन नहीं भरा है। अब वंदना जो थी ना, कभी कभी उसके घर भी जाया करता था। अब वंदना शादीशुदा थी। अब वो हमारी एक तरह से बेस्ट फ्रेंड थी, मेरी बहन का भी और मेरी भी। कभी भी मैं उससे सलाह लिया करता था कि वंदना दी, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तब वो मुझे सलाह दिया करती थी। अब मैं उनकी सलाह को बिल्कुल मानता था। वंदना दी के घर पर ही जब उनके घर में एक छोटी सी पार्टी थी, तब मैं गया था। दीदी आ नहीं पाई, मेरी बहन जो थी आ नहीं पाई, मैं ही गया था। वहीं पर उन पार्टी में एक लड़की से मुलाकात हुई और वो मुलाकात कब प्यार में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। लड़की खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी और हम दोनों शादी के बंधन में बंध भी गए थे। लेकिन वंदना दी कह रही थी कि देख राजीव, तू बहुत जल्दीबाजी कर रहा है, जल्दीबाजी कर रहा है, थोड़ा वक्त दे, इसको भी, अपने आप को भी दे। लेकिन लड़की का जो शकल पसंद आ गया, हुलिया पसंद आ गया, कहूँ ना कि दिल में वो भाग गई थी। मैं देरी नहीं करता था। इस बात को मैं जो वंदना दी ने बता रही थी कि थोड़ा सा टाइम दे राजीव, थोड़ा रुक जा, संभल जा, कुछ सोच विचार, फिर फैसला करना। लेकिन मैं तो उतवालापन लिए हुए था। मैं वंदना दी की बात को भी नहीं समझ पाया। हम शादी के बंधन में बंध चुके थे और हमारा अब सुखी परिवार था। पति पत्नी हम अपने घर में रहते थे। कभी जब मेरे पास में काम नहीं होता था, जब मैं छुट्टी कर लिया करता था, तब अपनी पत्नी के साथ अपनी बहन के घर भी जाता था और वहीं पर थोड़ी दूरी पर वंदना दी का घर था, उनके पास भी जाते थे। और मैं अपने गांव भी, अपने माता पिता के घर भी जाता था। वो भी लोग आते जाते रहते थे। हमारी गाड़ी बिल्कुल पटरी पर चल रही थी। कोई ऐसा तकलीफ, कोई दुख हमारे साथ में नहीं था। मैं भी प्रसन्न था, मेरी बहन भी प्रसन्न थी। वंदना दी भी कहती थी कि ठीक है,
जो हो गया जीवन में अब चलने दे। राजीव, तू बहुत आगे जाएगा। तेरे में मैं वो चीज़ देख रहा हूँ, तू दिमाग का बहुत तेज है। तू उस बिजनेस को पकड़ लिया है, देखना तू कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। मैं तो दीदी का पैर छू लेता था कि दीदी सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है, और दीदी आशीर्वाद भी देती थी, लेकिन मेरे से उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 2-3 साल ही बड़ी लगती थी। लेकिन वो कभी कभी बूढ़ी वाली हरकत करती थी, आयुष्मान भवा आशीर्वाद देती थी, और फिर हम सारे लोग हंसने लगते थे। मजाक का एक वक्त होता था, चलता रहता था। अब इसके बाद जो हमारा पत्नी थी और मैं अपने दुनिया में खो चुके थे। घूमना फिरना, इधर उधर जाना, जो भी काम था हम लोग छोड़ते नहीं थे। मेरी पत्नी कहती कि आज मुझे उस जगह जाना है, आज मुझे इस चीज़ को खरीदारी करनी है, तो मैं देरी नहीं करता। आखिर पैसा किसके लिए कमाया हूँ? अपने परिवार के लिए ना। 2 साल बीत चुका था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अब मेरा जो काम था ना, अब थोड़ा दूर दूर का हो गया था। मैं अब अलग अलग शहर में जाता था अपनी कार लेकर के, बिजनेस के मीटिंग में उनको अटेंड करता था, काम लेने की कोशिश करता था। तब मेरी पत्नी घर में अकेले रह जाती थी, कहती थी कि अब मुझे भी ले चलो ना। तो मैं कैसे अब बिजनेस मीटिंग में लेके जाऊं? मैं उनको मना करता था कि देखो, या तो अपने मैके चले जाओ जो पास में ही था, या तो मेरी बहन के घर चले जाओ, दोनों जगह पर जाओ, आप अकेले कभी नहीं रहोगी। और ऐसा करती भी थी वो, कभी अपना मैके और कभी मेरी बहन के घर चली जाती थी। जिंदगी हमारी बहुत बढ़िया कट रही थी। लेकिन जब मैं बिजनेस मीटिंग पर जाने लगा ना, वो साल का अंत था। आज साल के अंत में मैं फंसा हुआ था। ऐसा ही कुछ मीटिंग थी जो मुझे अब निपटाना था। अगर उस मीटिंग में भाग नहीं लेता तो मेरा नुकसान भी हो सकता था। इधर जो मेरी पत्नी थी वो मुझे फ़ोन किया करती थी, कब आओगे? आज साल का अंतिम दिन है, नया साल आने वाला है, तो क्या हम किसी पार्टी वार्टी में नहीं जाएंगे? मैंने बोला कि देखो, अब इस साल तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कल ज़रूर आ जाऊंगा और नया साल हम जम के मनाएंगे, लेकिन आज नहीं, आज मैं कहीं फंसा हुआ हूँ। अब इसके बाद मैं अपने मीटिंग में व्यस्त हो गया था। रात के 9 बजे तक मीटिंग चली। और इसके बाद जिस होटल में रुका हुआ था, अब वहाँ पर भी अब उसका कार्यक्रम चल रहा था, नए साल का जश्न का, और मैं ना चाहते हुए भी उसमें एक तरह से शामिल हो गया था। अब वहीं पर कमरा था ऊपर में, और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर वो पार्टी चल रही थी। सब कुछ इंतजाम था, डांस से लेकर के ड्रिंक तक का, और सब लोग एंजॉय कर रहे थे। अब मैं कैसे पीछे हट जाता? लेकिन मेरी पत्नी की कमी खलती थी कि काश आज वो यहाँ होती तो हम दोनों मिलकर एंजॉय करते। खैर, मैं अकेले ही एक आध ड्रिंक पी करके अब आराम से एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। बाकी लोग जोड़े में आए हुए थे, डांस कर रहे थे। मैं ही एक ऐसा लड़का था जो अकेले बैठा हुआ था। रात के 12 बजने वाले थे, कुछ ही देर में नया साल स्टार्ट होना था। और तभी एक सफ़ेद कपड़े में परी जैसा कपड़ा पहने हुए एक लड़की आई, और वो मेरे पास में आकर रुक गई। अब वहाँ पर इधर उधर देख रही थी। मेरी नज़र उस पर नहीं थी। जो लोग डांस कर रहे थे फ्लोर पर, मैं उनकी तरफ देख रहा था, एंजॉय कर रहा था। अचानक लड़की मुझे खड़ा कराने लगी, उठिए उठिए। मैं समझा उसको कुर्सी चाहिए। मैं उठ गया, कुर्सी दे दिया। और तब वो मुस्कुरा के कहने लगी, चलिए हम डांस करते हैं। क्या आप अकेले हैं ना? मैं देख रही थी कब से कि आपके साथ में कोई नहीं है, तो चलिए ना, अब एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, ड्रिंक लेते हैं। आज तो अब यही सब होता ही है। मैं उस लड़की पर भड़क गया। नहीं नहीं, मैं आपके साथ में क्यों जाऊं? मैं नहीं जाता आपके साथ में। मैं उसको डांटने लगा कि जाओ आप, और कोई और देखो। मैं समझा कि ऐसी वैसी लड़की है, आके मुझे अब पटाने की कोशिश कर रही है। मुझे ऐसा ही लगा था उस टाइम में। अब मैं उसको झिड़क दिया। लड़की अब मेरे पास ही खड़ी थी, अब मुझे घूर घूर के देख रही थी, जैसे मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। तब मैं कहने लगा, अरे जाओ जाओ, कोई और लड़का देखो, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं पड़ने वाला। अरे मैं शादीशुदा हूँ भाई, मेरी पत्नी मेरे घर पर है, घर पर है, मैं आपके साथ में क्यों भला डांस करूँगा? झिड़क दिया। वो लड़की कुछ देर तक मुंह में कुछ बुदबुदाती रही, जैसे वो गालियाँ दे रही हो। अब मैं देखता रहा, लेकिन लड़की जात थी, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता था।
आखिरकार वो पैर पटकती हुई डांस फ्लोर की तरफ चल गई। मैं फिर गुस्सा तो आ गया था, दिमाग बोझिल सा हो गया था। मैं जाकर के एक पैग और ले लिया। इसके बाद उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करने लगा कि कहाँ है वो लड़की। मैं देखना चाहता था कि अभी है या नहीं है, लेकिन ना तो फ्लोर में दिखाई पड़ी, डांस फ्लोर में, ना वेटिंग एरिया में, कहीं पर भी वो नजर नहीं आई। मैं समझा कि शायद उसे कोई पार्टनर मिला नहीं, कोई लड़का फंसा नहीं, अब वो चली गई होगी। छोड़ो, अच्छा हुआ। बात यहीं पर खत्म हो चुकी थी। इसके बाद जो मेरी बर्बादी की, अब एक तरह से कहूं कि बर्बादी मेरी शुरू हो चुकी थी। सुबह मैं जब अपने घर पहुंचता हूं, पत्नी मैके में बैठी हुई है। मैं फोन करता हूं कि आ जाओ, कहती है मैं नहीं आती, झगड़े के मूड में। ना जाने ऐसा क्यों उसके विचार में आ रहा है। मैं जाता हूं अपने ससुराल में, बातचीत करता हूं, मनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो तो ऐसे मुझे देख रही है कि जैसे मैं अब नया नया उसके सामने में आया हूं। अरे भाई, मैं उसका पति था और वो मुझे ऐसे बिहेव कर रही थी कि मैं उसके लिए अनजान सकती हूं, अनजान अब लड़का हूं, मैं उसका पति हूं ही नहीं। बड़ा अजीब गरीब बर्ताव शुरू हो चुकी थी। मैं अपने सास से बोला, सासू माँ से, कि देखिए ना ये कैसे कर रही है। और तब सासू माँ कहने लगी कि बेटा जाओ अपने घर पर, अभी गुस्से में है, अब मान जाएगी तो खुद चली जाएगी। मैं सासू माँ की बात सुनकर के अपने घर आ गया। मैं दीदी से बारे में बात भी किया, वंदना दीदी से भी बात किया, और वो भी समझाने लगी कि शायद गुस्से में होगी, चलो ये सब पति पत्नी में होता रहता है, मान जाएगी और खुद ही आ जाएगी। लेकिन वो मानी नहीं। उसका गुस्सा था ना जाने क्यों बढ़ता जा रहा था। मैं दोबारा गया ना, जब अपनी पत्नी के कमरे में पहुंचा जो अकेली थी, मैं सोचा कि चल के मैं ही माफ़ी मांग लेता हूं। शायद मैं कोई गलती किया था, ऐसी वजह से मुझ पर नाराज है, लेकिन बताती भी नहीं थी कि मेरी गलती क्या है। मैं अब बिजनेस के सिलसिले में गया था अलग शहर में, ये तो मेरा काम था। अब इसमें मैंने कौन सा गलती किया था। जब मैं पत्नी के कमरे में पहुंचा ना, तो कुछ काम कर रही थी। जब मैं उनके सामने खड़ा हुआ, अचानक वो नाक ऐसे सिकुड़ने लगी जैसे मेरे कपड़ों में गंदगी हो, मेरे शरीर से गंदगी फूट रही हो। कहने लगे, राजीव तुम 1 मिनट में मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, तुम नहा के नहीं आई हो, तुम गंदे हो, तुम्हारे कपड़ों से बदबू आ रही है, घिनौना बदबू आ रही है। वाकई में अपनी पत्नी की बात सुनकर के मैं बहुत हैरान हो गया। ये कैसे कह सकती, मैं तो सफाई पसंद इंसान हूँ, हमेशा सफाई अपने रखता हूँ। मैं पत्नी की बात सुनकर के बड़ा लज्जित महसूस हुआ। मैं अपने सासू माँ के पास में आ गया। सासू माँ भी कह रही, बेटा बात क्या, तेरे कपड़ों से बदबू आ रही है। बड़ा अजीब बदबू आ रही थी। नहाए धोए नहीं क्या, कपड़ा बदले नहीं क्या। लेकिन मैं जब अपने कपड़े को सूंघ रहा हूँ, अपने शरीर को एहसास कर रहा हूँ, तो मुझे कोई बदबू अब महसूस नहीं हो रही है। मतलब क्या है। चलो मेरी पत्नी बोला, चलो वो गुस्से में है, लेकिन सासू माँ भी बोल रही है कि आपके कपड़ों से बदबू आ रही है, कपड़े जैसे आपके गंदगी से महक रहे हो, शरीर से बदबू आ रही है। और तब मैं सोच विचार में डूब गया। फिर मैं रुका नहीं। मैं सोचा कि चलो पहले फ्रेश होते हैं, शायद हो सकता है जो सासू माँ कह रही हो, मेरी पत्नी कह रही हो, ऐसा ही हुआ होगा। घर आता हूँ, नहाता धोता, कपड़े बदल करके और सच संवर के मैं फिर पत्नी के पास जाता हूँ, जो कुछ ही दूरी पर उनका घर था। गाड़ी लेके पहुँच जाता हूँ, पत्नी कमरे में जाता हूँ, फिर पत्नी वही हाल करती है। राजीव तुमको बोली थी ना कि मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, तुम्हारे शरीर से सड़ी हुई बदबू आ रही है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम निकलो यहाँ से, तुम निकलो। वो मुझे धक्का देकर अपने कमरे से बाहर निकाल दी और कहने लगी, दोबारा मेरे पास में मत आना, मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती। ये क्या हो गया था मेरी पत्नी को, समझ में नहीं आ रहा था। मैं सासू माँ के पास गया तो सासू माँ भी अपने पल्लू नाक पर रख दिया। ये राजीव बेटा, ये तुम्हारे शरीर से बदबू इतना क्यों आ रहा है, बात क्या है। वाकई में मैं हैरान हो गया था। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं नहा धो करके कपड़ा चेंज करके आया हूं, अब बदबू मेरे शरीर से कैसे आ सकता है।
मैं कहूँ ना कि उस टाइम घर से निकल गया था। मैं बहुत परेशान था। समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा मेरे साथ में क्यों हो रहा है। मेरी पत्नी तो पत्नी, मेरी सासू माँ भी दोबारा कह रही थी कि बेटा अभी भी बदबू आ रहा है। मैं वंदना दी के घर पहुंचता हूँ। वंदना दी मेरी स्वागत करती है, चाय वाय पूछती है, पिलाती है। तब मैं वंदना दी से कहता हूँ कि दीदी मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है क्या? दीदी कहती क्या मजाक है ये, तेरे कपड़े से बदबू क्यों आएगा? अच्छा भला खुशबू तो आ रहा है। मैं अब हैरान था। वहां से जाने के बाद मैं अपनी बहन के घर पहुंचता हूं। बहन के घर पहुंच करके वही बात कहता हूं कि देखना बहन, मेरे कपड़ों से बदबू तो नहीं आ रही है। बहन कहती नहीं, क्या बोल रही हो ऐसा? मैं कुछ नहीं बताता हूं कि मैं क्या झेल के आया हूं। वहां से सीधे अपने घर आता हूं, सोच विचार करने लगता हूं। फिर अपनी पत्नी को फोन करता हूं, पत्नी फोन नहीं उठाती है। सासू माँ को फोन करता हूँ, सासू माँ फोन उठाती है। और तब मैं कहता हूँ कि देखिए सासू माँ, आप लोगों को मेरे कपड़े में बदबू महसूस हो रहा था, लेकिन ना तो वंदना दी को हो रहा था, ना मेरी बहन को हो रहा था। ये चक्कर क्या है? सासू माँ कहने लगी बेटा क्या बोलूँ, जो मुझे महसूस हुआ वही तो बता रही हूँ। मैंने बोला मेरी पत्नी से बात करा दीजिए। और तब सासू माँ कहने लगी वो बात करने के मूड में नहीं है। वो सीधा मुझे भी धमका रही है कि अब राजीव आए तो कमरे में आने मत देना, मुझे उससे रिश्ता रखना ही नहीं है। वहीं से मेरी बर्बादी का शुरुआत शुरू हो चुका था। मैं ना जाने कितने बार अपने ससुराल गया। जब भी जाता था तो सासू माँ के कपड़े से, मेरे कपड़े से बदबू आती थी। मेरी पत्नी तो दरवाजा बंद कर लेती थी, वो कमरे में आने नहीं देती थी। हाँ, मैं जब वंदना दी के पास जाता था, अपनी बहन के पास जाता था, तो वही कपड़ा, वही शरीर, उसमें बदबू नहीं आता था। ये चक्कर क्या था, कुछ भी समझ नहीं आता। वंदना दीदी हालात समझ गई थी। कहने लगी कि राजीव, अब तुझे मैं बताई थी ना कि थोड़ा शादी करने से पहले दोनों आपस में समझ लो, एक दूसरे को टाइम दो, लेकिन तुम तो बड़ा जल्दबाजी कर रहे थे। अब देखो जल्दबाजी का नतीजा है। शायद उसका चक्कर किसी और के चल रहा है और तभी तुम्हारे साथ में ऐसा बर्ताव कर रही है। अब वाकई में मुझे अब एहसास होने लगा कि जो वंदना दी कह रही हैं वो बात सही होगा। हमारी अब मेरी पत्नी के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। अब मैं उनके घर पर कभी जाता नहीं था, ना वो मेरे कभी घर आती थी। सासू माँ भी अब फोन मेरा उठाना बंद कर दिया था। और तब मैं तो पक्का यकीन कर गया था कि चक्कर, लेकिन मैं उस लड़की को, अपनी पत्नी को भूल नहीं पा रहा था। मैं बड़ा मायूस था। मैं कहूं कि मैं नशे में अब आ चुका था। काम तो जरूर करता था, पैसा कमाता था, लेकिन ये पैसा किसके लिए खर्च करूंगा? मेरी पत्नी नहीं तो अब माता पिता थे, मेरी बहन थी, बस यही लोग थे हमारे जीवन में। ऐसे के सहारे हमारी गाड़ी चल रही थी। उसके बाद तो मैं लड़कियों से अब मिलने में भी घबराने लगा कि कहीं मेरे शरीर से बदबू तो नहीं आ रही है। लेकिन नहीं आ रही थी बदबू। मैं पार्टियों में जाता, बिजनेस मीटिंग में जाता, अगर बदबू आती तो उनको भी एहसास होता ना। इस तरह करते अब तो मैं नशे का शिकार भी बन चुका था। मैं कभी कभी हफ्ता में या पार्टी वगैरह में एक आध पैक पी लेता था, लेकिन वो आदत अब मुझे लग चुकी थी। जब तक मैं रात को 2 ड्रिंक ना लूं, तब तक मुझे अब शरीर में एक तड़पन सी महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि मुझे नींद नहीं आ रही। जब तक मैं ड्रिंक नहीं लूँगा मुझे बेचैनी सी होती थी। जब मैं ड्रिंक ले लेता था तो मैं सो जाता था, सब दिन दुनिया भूल करके। 6 महीने के बाद वो बुरे सपने मुझे आने शुरू हो चुके थे। उसी लड़की का सपना जिस लड़की से मेरी मुलाकात हुई थी 31 दिसंबर की रात को होटल की पार्टी में, जो मुझे वो डांस के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी कि चलो फ्लोर पे चलते हैं, वाइट कपड़े वाली। उसी लड़की मेरे सपने में आने लगी। मुझे वो एक पार्क में दिखाई देती थी, एक बेंच पर बैठी हुई। अब मैं उसके सामने खड़ा हूँ और वो मुझे देख करके मुस्कुरा रही है, कुछ नहीं बोल रही है। और उस लड़की को देख करके मुझे गुस्सा आता था, ये लड़की मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? इस लड़की को मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं। मैं बोलने की कोशिश करता था कि तुम मेरे सामने क्यों हो, तभी मेरी नींद खुल जाती थी। शरीर में पसीने पसीने हुआ पड़ता, ऐसा लगता था कि पसीने से नहाया हुआ हूं, ऐसा मुझे एहसास होता था। हाँ, शरीर जैसे एकदम
दर्द में भरा हुआ हो। ये सपना एक दिन छोड़कर दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसे आने लगा था। चलो एक दिन आ गया, चलो बड़ी बात है, मान लिया कि सपना है, किसी के साथ में ऐसा हो सकता है। लेकिन वही सपना 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जब आना शुरू हो जाए, लड़की मेरे सामने आती थी, दिखाई देती थी उसी बेंच पर बैठी हुई। एक पार्क है, पार्क में अंधेरा हुआ पड़ा है, आसपास में कोई नहीं है। अंधेरे में डूबा हुआ एक लैंप पोस्ट है जहां पर एक रोशनी जल रही है, और उसी के नीचे वो लड़की बेंच पर बैठी हुई। अब मैं उसके सामने खड़ा हूं। वो लड़की मुझे देख के मुस्कुरा रही है। अब मैं कुछ बोलने की कोशिश करता हूं, मेरे मुंह से आवाज निकलती नहीं। यही सपना मेरे साथ में बार बार चल रहा था। अब इसके बाद जो मेरा बिजनेस था उसमें भी अब नुकसान होने लगा। अब इतना नुकसान होने लगा कि मैं समझ नहीं पा रहा था। बर्बादी की तरफ मैं बढ़ता जा रहा था। वंदना दी से मैं बात करता था तो वंदना दी समझाती थी कि देखो ये बिजनेस की लाइन है, कभी उतार है, कभी चढ़ाव है, ऐसा तो होता रहता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे बड़ा समझाती थी। अब ऐसा ही मेरे साथ में घटने लगा। तो मैं कितनी बार वंदना दी से बात करूं, कितनी बार उनके घर पर जाऊं, कितनी बार अपने बहन के घर पर जाऊं। अब यही तो बात रह गया। अब जैसा लगा कि मेरी बर्बादी का अब रास्ता मैं खुद ही चुन लिया हूं। लेकिन वो रास्ता मैं चुना कैसे कौन हो सकता है बर्बादी की तरफ धकेलने वाला। लगभग 15 दिन हो गया था मैं वंदना दीदी के पास गया नहीं था, ना तो अपनी बहन के पास गया था। मेरी इच्छा हो रही थी कि चलो आज वंदना दीदी के पास चलते हैं, कुछ उनसे उपाय पूछते हैं कि दीदी ये जो मेरे साथ में चल रहा है इससे मैं कैसे बचूं, मेरा तो बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं जब वंदना दीदी के पास पहुंचा तो वो लॉन में थी, पौधों के पानी दे रही थी। सुबह सुबह का वक्त था। मैं नमस्ते करके अब उनके पास पहुंच गया कि दीदी लाओ, मुझे पाइप पकड़ा दो, मैं पौधे में पानी दे देती हूँ। वंदना दीदी अपनी नाक मुंह सिकोड़ने लगी, जैसे मेरे में बदबू आ रहा हो। मैं उनकी हरकत देख करके एकदम हैरान हो गया कि दीदी क्या मेरे शरीर से बदबू आ रही, आप ऐसा बिहेव कर रही। तब वंदना दीदी कहने लगी, हाँ तेरे शरीर में बड़ा गंदी बदबू आ रही है, क्या बात है, क्यों नहाए धोए नहीं, कपड़े चेंज नहीं किए। मैं अपने कपड़े को सूंघने लगा, मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। वंदना दीदी नाक मुंह अभी भी ढके हुए थी। कह रही थी कि छोड़ दे राजीव, मैं कर लूंगी, तू जा घर लौट जा, जाके नहा धो करके तब आना मेरे पास में। सही मायने में मैं समझ ही नहीं पाया था। ये घटना तो मेरे ससुराल के साथ में हुआ था। मेरी पत्नी को मेरे शरीर से बदबू आता था और मेरी सास को भी आता था, लेकिन वंदना दीदी को नहीं आता था। लेकिन अब तो वंदना दीदी को भी आने लगा। ये बात क्या है? घर गया, इसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वंदना दीदी के पास में जाऊं, इच्छा ही नहीं हुई। मैं खा पी करके अब 2 पैक चढ़ा करके अपने बिस्तर पर सो गया था। रात के 11 बजे थी। अब मैं मस्त नींद में आ चुका था। सपना देख रहा हूं उसी लड़की की जो उसी पार्क में मुझे दिखाई दे रही है, बेंच पर बैठी हुई। हर तरफ अंधेरा हुआ पड़ा है, एक लैंप पोस्ट है और वो लाइट जल रही है। उसी के नीचे लड़की सीमेंट के बेंच पर बैठी हुई है। अब मैं उसके सामने खड़ा हूं। अचानक मेरे मुंह खुलता है, तुम कौन हो और तुम मेरे साथ में क्यों आ रही हो? लड़की जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी देख आगे आगे तेरे साथ क्या करती हूं। लड़की जोर जोर से हंसते हुए अब इतना जोर से हंसने लगी कि मुझे अपना कान बंद करना पड़ा। अचानक मेरी नींद खुल जाती है। हंसी का आवाज मेरे कमरे में अभी तक गूंज रहा था, जैसे वो लड़की पार्क में ना होकर के, सपने में ना होकर के वास्तव में मेरे घर में थी। अभी भी जैसे उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही हो। ये चक्कर क्या है? मैं बहुत डर चुका था। मैं कभी भूत प्रेत पर यकीन नहीं किया करता था, लेकिन ये सब मैं देख करके, समझ करके, एक तो कपड़ों से बदबू आ रहा था मेरा, ऊपर से लड़की सपने में आ रही थी, और आज तो उसने हद ही कर दी थी। आज मैं पहली बार उसके सामने अपना मुंह खोला था कि तुम कौन हो और तुम मेरे सामने में क्यों आती हो, क्या चाहती हो। और तब वो जो बात बोली
मैं तो हैरान रह गया था। वो कह रही थी कि अभी देख आगे आगे क्या होता है। मैं तुझे बर्बाद करके रखूंगी, तुझे उसी कगार पर लाके खड़ा करूंगी। वाकई में ये सब मेरे साथ में क्या चल रहा था। मैं अब रात भर इंतजार करता रहा और वो सपना रात भर में 2-3 बार आ गया था। जब भी आता था वो ऐसी भयानक हंसी सुनाई देती थी। मैं सिहर उठता था। वैसे लगता था कि मेरे कमरे में ही है, मेरे कमरे में कहीं खड़ी है और मुझ पर हंस रही है। वैसी बात बोल रही थी, डरावनी बात, मैं तुझे बर्बाद करके रख दूंगी। सुबह जब मैं नींद से जागा, थोड़ा बहुत सोने के बाद सबसे पहले वंदना दीदी को फ़ोन किया कि दीदी मेरे साथ में ऐसा ऐसा चीज़ हो रहा है। दीदी कहने लगी क्या मजाक कर रहा है, अरे ये साइंस का युग है, मैं इन चीज़ों को मानती नहीं, तू आ जा मेरे घर पर, यहीं हम बात करते हैं। नहा धो करके अच्छी तरह से स्प्रे लगा करके, सेंट लगा करके, ताकि मेरे शरीर से बदबू ना आए। और वैसे बदबू आने का कोई रीज़न भी नहीं था। जब मैं वंदना दीदी के पास पहुंची ना, तो वाकई वंदना दीदी नाक बंद कर लिया। ये क्या राजीव, फिर तू गंदा कपड़ा पहन के आ गया, नहाता धोता नहीं है क्या? जब तेरी पत्नी थी तो तेरे शरीर से बदबू नहीं आती थी, और देख तू अपना हाल क्या बना रखा है। सही कहूँ कि मैं नहा धो करके अच्छी तरह से खुशबू का स्प्रे लगा के आया था और सब कुछ यहाँ फेल हो गया था। और तब मैं दीदी का पाँव पकड़ लिया कि दीदी ये ना जाने मेरे साथ में क्या हो रहा है। शुरू से लेके अब तक मैं सब कुछ बताने लगा कि दीदी आप मुझे बचाइए। वो लड़की मेरे कमरे में आके हंसती है, कहती हैं कि अभी कम बर्बादी हुई है, देख तुझे मैं कहाँ किस कगार पर पहुँचाती हूँ। मुझे लग रहा है दीदी ये सब में जो मेरे साथ में कर रही है वही लड़की है होटल वाली, जिसको मैं 31 दिसंबर की रात को अब उसको नाराज कर दिया था। वो मेरे साथ डांस करना चाहती थी, लेकिन मैं अपने पत्नी के सिवा किसी को मानता नहीं था। अब मैं उसको झिड़क दिया कि जाओ तुम किसी और को ढूंढो। तब वो मेरे पर नाराज हो गई थी। इतना सब बताया ना तो दीदी भी हैरान हो गई थी। उन्होंने मेरी बहन को फ़ोन करके अब वहाँ बुला लिया। मिलजुल करके हम आपस में बात करने लगे थे, लेकिन कभी कभी मेरी जो बदबू थी ना गायब हो जाती थी। तब दीदी जो थी वंदना दीदी कपड़ा हटा लेती थी और कहती थी कि देख अब बदबू नहीं आ रहा। तब मैं दीदी को समझाने लगा कि दीदी यही तो बात है, यही तो समस्या मेरे साथ में हुआ है। ना जाने वो लड़की कौन थी और वो मेरे साथ में कौन सी खेल खेल रही है। वो मेरे सपने में आ रही है, मुझे धमका रही है कि अभी कुछ नहीं, अभी तेरे साथ में न जाने क्या करूँगी। दीदी मैं क्या करूँ, दीदी मैं क्या करूँ। मैं रो रहा था। और तब दीदी कहने लगी कि तू घबरा मत, मेरा एक जानने वाले पंडित जी हैं, वो हमारे परिवार के गुरु जी हैं, मैं उनको बुलाती हूँ। हाँ थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन वो आएंगे ज़रूर। और उसके बाद वंदना दीदी जी फ़ोन करती हैं अपने गुरु जी को। गुरु जी से बात होती है, सब बात बताती हैं। और तब गुरु जी कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं उस लड़के को आकर के वहीं पर देखूंगा, उस लड़के को वहीं बिठा कर रखूँ। तब वंदना दीदी ने कहा कि देख उनसे मेरी बात हो गई है और वो कुछ देर में आ जाएंगे, तुझे यहीं पर इंतजार करना पड़ेगा। अब मेरे पास में रास्ता क्या था? मैं तो इतना परेशान था, इतना डरा हुआ था, बिजनेस में घाटा, पत्नी तो जैसे अब तलाक ले चुकी थी। अब वो तो मेरी फिक्र करती नहीं थी, लेकिन अभी भी मैं उसको अब चाहता था कि काश वो मेरे जीवन में लौट आए। इतना मैं मोहब्बत करता था। मुझे लगने लगा था कि ये सब जो हो रहा है ना, उसी लड़की की वजह से हो रहा है, जो 31 दिसंबर की रात को वो मेरे साथ में डांस करना चाहती थी और मैं उसको झिड़क दिया था कि जाओ दूर हट जाओ। सब कुछ मुझे समझ में आने लगा। कहीं वो लड़की वो कोई पावरफुल आत्मा तो नहीं थी, कोई ऐसी काली शक्ति तो नहीं थी जिसको मैं नाराज कर दिया था। अब तो गुरुजी का इंतजार था कि गुरुजी कब आएंगे। दीदी भी बेचैन थी, मेरी बहन भी बेचैन थी। और घंटों के इंतजार के बाद अब वंदना दीदी के गुरुजी आ चुके थे। आते ही दीदी ने फिर दोबारा बताया कि देखो ये मेरा भाई जैसा है, इसी की मैं बात कर रही थी। अब गुरुजी उम्रदार थे, 60-65 का उम्र लग रही थी, सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी, एक गहरा शरीर था।
सफ़ेद कपड़े भी धारण कर रखे थे, कुर्ता पजामा, सर पर अब लाल रंग का टीका लगाए हुए थे। कहने लगे, इधर आओ लड़के। मेरे नज़दीक एक सोफा पर बैठे हुए थे और उसी में सोफा पर मैं भी बैठ गया था। मेरे सर पर हाथ रख करके वो आंखें बंद कर लिए। काफ़ी देर तक, 5-7 मिनट तक, जैसे अब जानने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे अंदर में चल क्या रहा है। 5 मिनट के बाद अपनी आंखें खोलते हैं और तब कहते हैं वंदना दी से कि तुम सही कह रही थी, इस लड़के पर एक आत्मा का कब्जा हो चुका है। वो आत्मा इस लड़के को तबाह करना चाहती है, इसके साथ वो खेल खेल रही है। अभी तो वो खेल का शुरुआत किया है, अभी वो ना जाने कहां किस हद तक जाएगी। शायद इस लड़के को, परिवार को भी तबाह करना चाहती है। अब कहो ना कि मैं तो कांप के रह गया था, डर गया था। इतना डर कभी जीवन में कभी लगा भी नहीं था। मैं तो अपना दुख झेल सकता हूं, लेकिन अपने माता पिता, अपने परिवार को दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तब वंदना दी कहने लगी कि गुरुजी, ये मेरा भाई की तरह है, छोटा भाई ही मानती हूँ। आप जो करना है इसके साथ में कीजिए, लेकिन वो जो लड़की जो बता रहे हैं उसको इसके शरीर से हटा दीजिए, ताकि इसका जो सब कुछ कमी है वो निकल जाए, कोई इसके साथ में प्रेत बाधा ना रहे। गुरुजी कहने लगे, इतना आसान काम नहीं है जितना तुम सोच रही हो, बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है। ये खुद उसको एक तरह से नाराज किया है। गुरुजी भी वही बात कहने लगे जो मैं मन में अब एक तरह से याद कर रहा था, वही बात कि मैं खुद उस लड़की को नाराज किया हूँ, उसको धक्का दिया हूँ। और वो बताने भी लगे कि क्या तुम्हारे साथ में ऐसी कोई घटना हुई है जो अनजानी लड़की तुम्हारे पास में आई हो। हाँ, तब मैं 31 दिसंबर वाली बात, रात की घटना बताने लगा। हाँ, तब गुरुजी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। हाँ, कहने लगे, हाँ बात बस यही है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। इस लड़के को मुझे अपने गांव लेकर जाना पड़ेगा। ये सब काम मैं यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी जगह पर, अपने स्थान पर और अपने मंदिर के पास एक स्थान बना हुआ है, मैं वहाँ पर कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं अब जोखिम नहीं ले सकता है, नहीं तो वो शक्तिशाली आत्मा है, वो लड़के को तो बर्बाद करेगी, मुझे भी बर्बाद कर देगी। मुझे भी अब कुछ खतरनाक काम कर सकती है, मेरे साथ में कुछ खेल खेल सकती है। इस घर में मैं करूँगा तो तुम लोग के साथ में भी ऐसी घटना हो सकती है। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं भी घायल हूँ, तुम लोग भी घायल हो और तुम्हारा भी नुकसान हो। तो देख लो, अगर तुम इस लड़के को अब हमारे गांव भेज सकती हो मेरे साथ में, तब मैं ये सब काम कर सकता हूँ। हाँ, इसमें थोड़ा वक्त भी लग सकता है, 1 आध दिन भी लग सकता है। तब तक मेरे गांव में इस लड़के को रुकना पड़ेगा। वंदना दीदी मैं अब मेरी तरफ देख रही थी, मेरी बहन भी देख रही थी। अब बहन कहने लगी कि मैं भी चलूंगी। अब जो गुरुजी थे कहने लगे, हाँ आप सभी चल सकते हो, मुझे कोई बांधा नहीं है, मैं आप सबको लेके चलूंगा। गाड़ी भी थी मेरे पास भी, वंदना दीदी के पास भी थी, और हम गाड़ी लेकर के गुरुजी को बिठा करके अब गुरुजी के बताए रास्ते पर चल पड़े थे। अब शहर से दूर हम गांव के, अब एकदम ग्रामीण क्षेत्र में आ चुके थे। गुरुजी एक गांव में, छोटे से गांव में लेके पहुंचे। वहां पर एक मंदिर था भोले बाबा का पुजारी थे वो। ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं था, आसपास में बड़ा हरियाली थी, गार्डन से बना रखे थे, और उसी गार्डन के बीचों बीच में वो मंदिर बना हुआ था। बड़ा ही रमणीक जगह था, आसपास में हरियाली से भरा हुआ। मुझे तो उस जगह पर आके के मन बड़ा शांत हो गया था। मन में जो बेचैनी थी, घबराहट थी, सब कुछ जैसे गायब सी होने जा रही थी। शांत हो गया था मन। आखिरकार अब वो जो गुरुजी थे ना, अपने काम में लग गए थे। अब अपने असिस्टेंट को बुला लिए थे। अब फिर पूजा पाठ की तैयारी होने लगी। वो जो पूजा पाठ था ना, रात के टाइम जब सूरज अस्त हो जाता और उसके बाद शुरुआत करनी थी। गुरुजी कहना था कि ये पूजा पाठ लगभग 2-3 घंटे तक चलेगा। हो सकता है कि आज भी काम हो जाए, हो सकता है कि कल भी काम हो, परसों भी हो, होने के कुछ भी हो सकता है। आखिरकार शाम को पूजा उसी मंदिर के पास में
स्टार्ट हो चुका था। गुरुजी हमें अब पूजा के सामने बिठाए थे, जहाँ पर पूजा का सब सामान रखा हुआ था, और वहाँ पर जोत जल रही थी। अगरबत्ती अब अगरबत्ती जली हुई थी वहाँ उस जगह पर, उसकी खुशबू हर तरफ फैल रही थी। अब फिर अपने तंत्र मंत्र का अब वो उपचार करने लगे थे, तंत्र मंत्र का प्रयोग करने लगे थे। मुझे कुछ एहसास नहीं हो रहा था, मैं तो लग रहा था कि बिल्कुल जैसा मैं वंदना दी के घर में था वैसे भी हूँ आज भी। कभी कभी मन में घबराहट होती थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, कहीं मेरे साथ में कुछ बुरा तो नहीं होगा। अब तो काफ़ी बुरा हो चुका था, अब मेरे साथ में क्या होगा, जरूर मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाएगी वो आत्मा लड़की। मैं डरा हुआ था। धीरे धीरे पूजा बढ़ता जा रहा था। मेरी दीदी भी बैठी थी, वंदना दीदी, और मेरी बहन भी, दोनों थोड़ी दूरी पर बना के बैठे हुए थे। और पूजा बढ़ता बढ़ता आखिरकार रात के 10 बज गया था। अचानक अब जो गुरुजी थे ना, मेरी बहनों को बोला कि तुम लोग मेरे घर के अंदर चले जाओ। अब मैं और डर गया था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तब गुरुजी मेरी आंखों में झांकने लगे। जैसे मेरी आंखों में झांकने लगे ना, मुझे लगा कि मुझे नींद आती जा रही है, मुझे नींद आती जा रही है। अचानक मैं अपने आप को उसी गार्डन में पाता हूँ जहाँ गार्डन में एक लैंप पोस्ट लगा हुआ है। वो लैंप पोस्ट जल रहा है, एक बेंच बना हुआ है। अब बेंच पर सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की बैठी हुई है। अब मैं उसके सामने खड़ा हूँ। सेम टू सेम सपने वाली बात मेरे सामने आ जाती है। गुरुजी कहते हैं इस लड़की से माफ़ी मांगो, इस लड़की से माफ़ी मांगो। मैं उस लड़की से माफ़ी मांगता हूँ कि देखिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं। जैसे गुरुजी बता रहे थे मैं वैसे बोलता जा रहा था। ना जाने कितनी बार मैं उस लड़की से माफ़ी मांग चुका था। अब वो हर बार मुस्कुरा करके मुझे देखती थी लेकिन बोलती नहीं थी। आखिरकार मुझे ऐसा लगा कि आसपास में आंधी चल रही हो, एक तूफान सा उस जगह पर आ गया हो। अब मैं उस तूफान के साइड में खड़ा हूँ और वो जो तूफान है गोल गोल घूम रहा है उस लड़की के बगल में, और तूफान उस लड़की को लपेट लेता है। देखते ही देखते वो लड़की तूफान में फंस जाती है और तूफान उसको लेकर के हवा में उड़ जाता है। लड़की जोर जोर से चिल्लाती है, जोर जोर से चिल्लाती है, मुझे मुझे बचा लो, मुझे पकड़ लो, मैं हवा में उड़ रही हूँ। अब मैं उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ और तब तक गुरुजी आदेश देते, खबरदार उसको छूना तक मत, छूना तक मत, छूना तक मत। और इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं होता है। जब मैं होश में आता हूँ ना, तब मेरी बहन भी और मेरी दीदी भी, वंदना दीदी भी मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ऊपर पानी छिड़काव कर रहे हैं। और तब मैं जागा, शरीर हल्का फुल्का हो चुका था। गुरुजी कहने लगे ये आसान काम नहीं था, ये काम बहुत बड़ा मुश्किल था। मैं कैसे किया हूँ इस बात को जानता हूँ। ऐसा काम मैंने आज तक नहीं किया था। मुझे तो लगा कि मैं इस काम को कर नहीं पाऊंगा, लेकिन भोले बाबा का कृपा था, इसलिए मैं इस काम को कर पाया। सब उन्हीं की कृपा है। वो मंदिर की तरफ हाथ जोड़ करके अब ध्यान लगा रहे थे। अब मैं भी एक तरह से खुश हो गया था, चलो हमारा पीछा छूटा। और मेरी दीदी भी, वंदना दीदी भी खुश थी, अब मेरी बहन भी खुश थी। उसके बाद वंदना दीदी, अब उनका पारिवारिक गुरुजी का बात था, कुछ पैसा कौड़ी उनको देना चाहा, लेकिन गुरुजी मना कर दिए कि नहीं नहीं, अब ये अपना अब पर्सनल काम है, अब इसके लिए हम थोड़ा पैसा ले सकते हैं। हम पूजा पाठ किए हैं और जो भी खर्च लगा है उसका पैसा तुम देना है तो दे सकती हो। हम लोग अब आप लौट चुके थे घर पर। रात हम वंदना दीदी के घर पे ही रुके थे और आप मेरे कपड़ों से कोई बदबू नहीं आ रही थी। मैं बार बार अपने कपड़े को सूंघता था। वंदना दीदी को कहता था कि वंदना दीदी जरा सूंघना। रात के 2 बज चुका था। मेरी बहन भी मेरे घर पर थी और मेरे जो बहनोई थे वो भी आ चुके थे। वंदना दीदी के पति भी थे और सब लोग अब मुझे घेर के खड़े थे। अब मैं उनके बीच में फंसा हुआ था और कह रहे थे कि देखो, अब गुरुजी ने बताया कि आज रात को सोना नहीं है। अब कब गुरुजी ये बात बोले थे मुझे पता भी नहीं था,
लेकिन वही बात वंदना दीदी कह रही थी, वही बात मेरी बहन भी कह रही थी कि ये आज की रात है ना, तुम्हें सोना नहीं है। अगर तुम आज की रात सो गए, दोबारा वो सपना आ गया तो लड़की तुम्हारे पास वापस आ सकती है। किसी तरह से तुम्हें सारी रात जाग के काटनी है। हाँ, हम लोग भी हैं ना तुम्हारे साथ में, जगह हैं, चाय कॉफ़ी चल रही है। तुम्हें जरा भी लगे कि तुम्हें नींद आने की संभावना है, मुझे बता देना। सही कहूँ कि नींद तो बहुत बार आई, बहुत बार मैं सोने की कोशिश किया, और तब बंधन दीदी मेरे साथ में वही कहती, अरे उठो उठो, सोना नहीं है, लो चाय पियो, कॉफ़ी पियो, पानी पियो, जगा देती थी। इस तरह हम सुबह में अब पहुंच पाए थे। और जैसे सुबह हो गया, बंधना दीदी ने गुरुजी को फ़ोन मिलाया। गुरुजी को बताने लगी कि सब कुछ जैसा आपने बताया था, सब कुछ हो चुका है, अब कोई विशेष बात तो नहीं। तब गुरुजी उधर से अब बंधना दीदी को बताया कि नहीं, अब कोई डर वाली बात नहीं है, जो भी था ग्रह कट चुका है। अब वास्तव में वो ग्रह था मेरे ऊपर में जो आ चुका था, और वो आमंत्रण मैं ही किया था। अगर 31 दिसंबर की रात को उस लड़की को मैं प्रेम से मना कर देता कि हाँ बहन जी, मैं आपके साथ डांस नहीं कर पाऊंगा, तो ये मामला टल जाता। लेकिन मैं इसको झिड़क दिया था और वो मुझ पर नाराज हो गई थी। वाकई में वो एक शक्तिशाली प्रेत आत्मा थी और मुझे बर्बादी की तरफ लेके जा रही थी। लेकिन अब मैं सब कुछ अब सहन कर चुका था और वो मेरे पीछा छोड़ चुकी थी। हाँ, उसके बाद मैं अपनी पत्नी से अब नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करने लगा। ससुराल पहुंचने लगा कि कैसे भी अपनी पत्नी को मना लूं, और उसका भी दिल अब एक तरह से पिघलने लगा। आखिरकार वंदना जी की मेहनत, मेरी बहन की मेहनत रंग लाई, और फिर हम उसी मुकाम पर आ गए थे। फिर हम एक तरह से रिश्ते में बंध चुके थे। आज भी उस बात को मैं भूलता नहीं हूँ। अब इस बात को तो काफ़ी दिन हो गया। अब तो मेरा एक प्यारी सी बिटिया भी है। अब मैं उसको देख करके मुस्कुराता रहता हूँ। मैं उसकी दुनिया में जैसे खो जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की ये कहानी, राजीव की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरी मेल आईडी पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर हम कल की रात मिलते हैं ऐसे ही एक शानदार कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।